हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की और चैप्टर 4 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखी थी और साथ ही हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आपका चार्ज कितना होता है, मास कितना उनका होता है, वो सब देखा था। ओके, चलिए आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था आपका? उनका एक एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड की फॉइल ली थी जिसपे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी एंड उस गोल्ड फॉइल के साइड से उन्होंने क्या लगाया था, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी और जब भी उस पर अल्फा पार्टिकल डाले गए तो उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल आपका एज इट इज बाहर निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। बहुत कम कण ऐसे थे जो कि एक बहुत छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और वहीं अगर लगभग 2000 पार्टिकल डाले गए तो उनमें से कोई एक या दो कण ऐसे थे जो जिस मार्ग पर गए उसी मार्ग पर वापस लौटे हैं। ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। धनावेश जो है परमाणु में वो बहुत कम स्थान घेरे हुए हैं। परमाणु की तुलना में उसका जो नाभिक है यानी कि जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान घेरे हुए है और धनावेश कहाँ पर है, केंद्र पर है। उस केंद्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया और वो नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है वृत्ताकार कक्षा में तो एनर्जी को आपका रेडिएट करेगा। देन एनर्जी रेडिएशन के बाद उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और जब कम होती जाएगी तो वो धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाएगा, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है आपकी उसी सेम सर्कल पे आपका घूम पाए। धीरे धीरे कक्षक छोटा होता जाएगा एंड देन लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, वो नाभिक में गिर जाएगा। अगर वो नाभिक में गिर गया तो फिर आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अगर एटम अनस्टेबल है दैट मीन्स मैटर एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह से हम उसे देखते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है वहां पर वृत्ताकार कक्षा में अगर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है वहां पर, ओके, या इमिट नहीं कर रहा है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक नया परमाणु का मॉडल आता है जिसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। बोहर जी ने उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पाया जा रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड द न्यूक्लियस ही है, नाभिक के बाहर ही है, लेकिन जिस प्रकार से आपका रदरफोर्ड ने बोला वो एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, क्या उसी प्रकार से है या नहीं? तो बोहर ने बोला वृत्ताकार कक्षा में वहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में कैसा है, अलग अलग एनर्जी लेवल पर पाया जा रहा है ना। कैसा है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर वो पाया जा रहा है। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, एनर्जी उसकी कौन सी है। ठीक है ना। उसी हिसाब से वो अलग अलग एनर्जी स्टेट भी उनको कहा गया, ऊर्जा के स्तर कहा गया या एनर्जी लेवल्स कहा गया, उन पर वो पाया जा रहा है। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर का एक परमाणु का जो सिद्धांत है, बोहर केम अप विद दीज पोस्टुलेट टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के अगेंस्ट जो क्वेश्चन रेज हुए थे, ठीक है, या ऑब्जेक्शन आए थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, या बेसिकली जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोहर जी ने अपना मॉडल दिया यहाँ पर। ठीक है, उनका पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड आपकी स्टेबल यानी कि स्थिर ऑर्बिट्स में कक्षाओं में घूमते हैं बिना किसी ऊर्जा के रेडिएट किए, बिना किसी ऊर्जा को रेडिएट कर। ठीक है ना, यानी ऊर्जा का विकीर्ण नहीं हो रहा है इस दौरान जब वो आपका घूम रहे हैं कक्षाओं में। ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एज एन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। ठीक है ना। उन्होंने कहा प्रत्येक जो कक्षा है उसकी अपनी एक निश्चित ऊर्जा है और उसको क्या कहा जा रहा है, या तो एनर्जी शेल कहा जा रहा है, ऊर्जा का कोश कहा जा रहा है, या फिर ऊर्जा का स्तर कहा जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से उसको आप पहचान रहे हैं। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, एन ऑर्बिट on energy level is designated as KLMN shells. When the electron is in the lowest energy level, it is said to be in the ground state. Okay? क्या कहा उन्होंने, जो एनर्जी शेल्स हैं उनके लिए कुछ नाम दिए यहाँ पर। जो पहली एनर्जी को शेल होगी आपकी उसको उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर के बोला। ये तो नाभिक हो गया रेड कलर का परमाणु का।
जो पहला है जो ग्रीन कलर का है उसको उन्होंने के शेल बोला, यानी के कोश। बेसिकली इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं आपका, ठीक है। देन ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ये एल शेल है, सेकंड नंबर की है उसको एल बोला, तीसरे नंबर वाले को एम बोला, चौथे को एन बोला, एंड सो ऑन, OPQRST, ठीक है ना। तो के एल एम एन ये 4 शेल की यहाँ पर बात हुई है इस वाले पिक्चर में, लेकिन और भी शेल हो सकती है, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही कक्षा में नहीं है सारे, वो अलग अलग ऊर्जा के स्तर में, जितनी उनकी ऊर्जा है उस आधार पर वो अपनी कक्षाओं में स्थित हैं। और क्या बोला साथ ही, यहाँ पर जो आपका डेजिग्नेशन मिला है इनको शेल्स को या कोशों को, वो KLMN करके मिला है आपका, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल पर होगा अपनी, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ग्राउंड स्टेट उसका कहा जाए, ठीक है। चलिए, an electron emits or absorbs energy when it jumps from one orbit or energy level to another. कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, यानी ऊर्जा को बाहर निकालेगा या फिर ऊर्जा को ग्रहण करेगा। किस केस में, जब वो आपका when it jumps from one orbit or energy level to another, ठीक है ना। जब ये आपका एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो इस प्रकार से ये ऊर्जा को या तो अवशोषित करेगा या आपका इमिट करेगा। अब समझो इसको किस प्रकार समझेंगे, देखो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। ये ए स्टेप है, ये बी स्टेप, मैं ए स्टेप पे हूँ, ठीक है ना। मुझे ए से कहाँ जाना है, बी में जाना है। तो इस दौरान जब मैं, ए का मतलब है लोअर, लोअर एनर्जी लेवल से समझ, उससे मुझे हाइयर एनर्जी लेवल पे जाना, तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो मेरे को सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, है ना, दिक्कत होगी। लेकिन जब मैंने खूब सारा खाना खा लिया है, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स पी ली है, या फिर बहुत हेल्दी सा आपका फूड ले लिया है, जब मेरी बॉडी में मैंने एनर्जी को क्या किया है उस केस में अब्सॉर्ब किया, है ना, एनर्जी को, ऊर्जा को अवशोषित किया। तो जब मैंने ऊर्जा का अवशोषण किया तो तब मैं ए से बी में जा सकती हूँ, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल में जाऊंगी। तो यानी उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइयर एनर्जी लेवल पे जाता है तो उस दौरान वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। दूसरा, जब वो हाइयर एनर्जी लेवल से, सपोज ये डी है और ये सी है, इससे उसको लोअर एनर्जी लेवल पर आना है, ऊपर से उसको नीचे आना है, मेरे को ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे जंप करना है, तो मेरे को एज इट इज ज्यादा कोई काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं उससे एक स्टेप आगे आऊंगी तो ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण मैं ऑब्वियसली नीचे वाले स्टेप पे आ जाऊंगी, जब मेरे पैर के नीचे क्या नहीं है, वहां पर कोई बेस नहीं है। तो उसी प्रकार से यानी मुझे एनर्जी की वहां पर एज सच ज्यादा आपकी आवश्यकता नहीं हुई, समझ रहे हो। उसी तरह से जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो वो एनर्जी को यहाँ पर क्या करेगा, इमिट करेगा। ये तो मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल समझाया, ठीक है ना, स्टेप का एग्जांपल लेके। अब समझो, देखो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, लोअर एनर्जी लेवल पर है, और उसको हाइयर एनर्जी लेवल पे जाना है, यहाँ है आपका इलेक्ट्रॉन और इसको यहाँ जाना है, तो इसकी ऊर्जा इस एनर्जी लेवल के समान होनी चाहिए। तो जब वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना। जब वो नीचे वाली ऊर्जा के स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जा रहा है,
क्योंकि ऊपर वाली जो ऊर्जा स्तर है उन सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा है, या हम बोल सकते हैं अगर इसको इतनी एनर्जी दी जाए, अगर उसको ऊर्जा दी जाएगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ गई तो अब इस वाले की समान ऊर्जा हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना। या आप बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि अवशोषित कर रहा है। दूसरा, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां उसकी एनर्जी ज्यादा थी, इस वाले स्तर की एनर्जी कम है ना। तो जब वो ज्यादा से कम में आएगा तो कुछ एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा होगी, तो वो उसको क्या करेगा, उस दौरान इमिट करेगा, यानी कि उत्सर्जित करेगा। समझ रहे हैं, सिंपल सी बात। तो यही उन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल एनर्जी लेवल टू अनदर। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है तो या तो वो ऊर्जा को अवशोषित करता है या फिर वो इमिट करता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी एनर्जी लेवल से कौन सी एनर्जी लेवल में जा रहा है। अगर हायर टू लो आ रहा है देन इमिट करेगा, अगर लोअर टू हाई जा रहा है तो आपका अब्सॉर्ब करेगा। ओके, when it jumps from a higher energy level to lower energy level it emits energy। जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उच्च ऊर्जा स्तर से आपका निम्न ऊर्जा स्तर में, ये ऊर्जा को क्या करेगा, वहां पर उत्सर्जित करेगा। while it absorb energy when it jumps from lower energy level to higher energy level। लेकिन वहीं पर अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो उस केस में वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, चलिए लिखिए। बोर का परमाणु, नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कब दिया उन्होंने, जब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां दिखाई दी तब उन्होंने दिया। ठीक है, चलिए इस पोस्टुलेट क्या क्या थे। पहला था आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, ये बोला उन्होंने। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि सभी कोशों की ऊर्जा भिन्न होती है, या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग होती है सारी कोशों की। ओके, इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरी कोश में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन
करता है। ठीक है, अवशोषण आपका कब होगा? जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। ठीक है, और उत्सर्जन कब होगा? जब उच्च से निम्न में आएगा। ठीक है, कोशों को KLMN and so on नाम दिए गए। ठीक है ना, उनके द्वारा कोशों को इस तरह से नाम दिए गए। ऑर्बिट्स किसे कहा जा रहा है? ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ठीक है ना, ऑर्बिट्स क्या है आपकी? ऑर्बिट्स बेसिकली एनर्जी शेल्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ओके, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता है, उसको ऑर्बिट कहा गया है। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है ना, ऑर्बिट्स या शेल्स आप यहाँ पे ऑर्बिट के स्थान पर यूज कीजिए। ठीक है ना, उन्होंने ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट नाम से आपका वो टर्म यूज किया था, जिसको उन्होंने बाद में शेल नाम दिया। ठीक है ना, अब देखो शेल कौन सी है? देखो ये नाभिक हो गया, इसके बाहर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, ये के हो गई, ये एल हो गई, ये एम हो गई, ये एन हो गई। इस प्रकार से और भी शेल्स हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हमें कैसे पता लगेगा कि अगर नाभिक है उसके बाहर के वाली जो शेल है, के वाली जो कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं? 1, 2, 10, 20, 50, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें? ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। बोर एंड बरी के द्वारा यह सजेस्ट किया गया, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n² का। क्या फॉर्मूला दिया? 2n² का फॉर्मूला दिया। इस 2n² में n क्या है आपका? नंबर ऑफ कोश, नंबर ऑफ शेल, यानी कौन से नंबर की कोश है आपकी। सपोज आप के लिए निकाल रहे हो, तो के आपकी पहली कोश, तो के के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? के लिए हम देख रहे हैं तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अब निकालो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी के में जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। एक हो सकता है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है परमाणु में तो वो एक इलेक्ट्रॉन के में रहेगा, अदरवाइज 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे के। ठीक है, अब एल के लिए देखिए, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू, बोलो, 1 का स्क्वायर, यही होगा? नहीं होगा, एल के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड शेल है आपकी। ध्यान से समझिए, क्या बोला था मैंने इससे पहले? के लिए एन की वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि के आपकी पहली शेल है। पहली के बाद जो दूसरी शेल आ रही है, तो उसके लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एल आपकी सेकंड शेल है, तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 इंटू 4, 8। तो यानी जो एल वाली शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होंगे उसमें।
7 हो सकते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकते हैं, लेकिन 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से 9 नहीं होंगे उसमें। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप m की और n की भी निकाल लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाएंगे आपका सभी शेल्स में। ओके, सो the maximum number of electrons present in a shell given by the formula maximum number of electrons present in shells given by the formula 2n square। एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये किसके द्वारा बताया जाएगा? ये 2n स्क्वायर के फॉर्मूले द्वारा बताया जाएगा। ओके, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स। ओके, जहां n की वैल्यू क्या है? वो ऑर्बिट है या फिर वो एनर्जी लेवल है, उसकी संख्या है कि कौन सी वाली है, वो क्रम है उसका। ओके, so the maximum number of electron in different shells are as follow. The first orbit will have 2, the second orbit will have 8, the third orbit will have 18, the fourth one will have 32 and so on। ठीक है ना? The shells are always filled in a stepwise manner from the lower to higher energy levels। Electrons are not filled in the next shell unless previous shell are filled। जब तक K में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तब तक L में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जब L में 8 पूरे हो जाएंगे तब आपका M में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब M का पूरा कोश भर जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब N में इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि K में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन L में चला गया, L में एक ही है फिर M में चला गया, ऐसा नहीं होगा। जब K में 2 हो जाएंगे तब L में जाएगा, जब L में 8 पूरे हो जाएंगे तब M में जाएगा, इस तरह से जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आज के सेशन में हमने बोर के एटॉमिक मॉडल पर बात की यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा शेल्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ परमाणुओं पर बात करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, उस पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।